हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कंप्यूटर की सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और लास्ट वीडियो जो था वो कंप्यूटर नेटवर्क पे था। इसके बाद एक आध वीडियो और आएगा जिसमें मैं थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करूँगा, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू पे आ जाएँगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क पे लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा था वो था आपका डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेटवर्किंग में जो लास्ट टॉपिक था वो डेटा कम्युनिकेशन, तो उसमें हमने देखा था डेटा संचार के घटक क्या होते हैं, वही सेंडर रिसीवर संचार का क्या माध्यम होता है। फिर संचार माध्यम की क्षमता हमने देखा था जिसमें बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट। फिर संचार के प्रकार हम लोग देखे थे जो एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन रहते ही हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। फिर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हमने देखा था निर्देशित और अनिर्देशित, जिसमें केबल्स, अलग अलग केबल्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और फिर वायरलेस माध्यम भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन से होते हैं, ब्लूटूथ होते हैं, वाईफाई होते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म भी हमने देखा था, वायरलेस फिडेलिटी। फिर लास्ट में हमने देखा था प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल ऐसी नियमें होती हैं, ऐसी नियम का एक भंडार होता है जिसको कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था और इसकी ज़रूरत क्यों है, प्रोटोकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो उसे हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में 2 चीज़ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर और नेटवर्क। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन-कौन से ऐसे उपकरण होते हैं जो नेटवर्किंग में ज़रूरत पड़ती है, फिर नेटवर्किंग टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होती है, ये आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है इस वीडियो में और एग्ज़ाम में भी इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। देखने में ये भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल रहता है। मैंने बहुत सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया है। और सबसे लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का अनुप्रयोग, कहाँ हम लोग इंटरनेट को उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर। दो या दो से अधिक समान चीज़ों या एक दूसरे के साथ जुड़े लोगों के समूह को नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ नेटवर्क की बात हो रही है। तो क्या बोला गया है, दो या दो से अधिक लोग या फिर कोई किसी भी तरीके का वस्तु समान तरीके का हो या फिर अलग हो, एक दूसरे के साथ जब वो जुड़ते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में नेटवर्क के कुछ उदाहरणों में शामिल है, जैसे कि सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क और एयरलाइन का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, बैंक्स का नेटवर्क या फिर हॉस्पिटल का नेटवर्क। तो यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे इस इमेज के जरिए समझाया गया है। सपोज करिए ये सब अलग अलग देश के हैं, अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग देश जो हैं, ये सब कोई किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने घर पे बैठे हुए दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए हैं, तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए होंगे। तो सामाजिक तौर पे अगर जुड़े हुए हैं तो उसे बोला जाता है सोशल नेटवर्क। जैसे कि आपका कुछ वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सब एक सोशल नेटवर्क, आप लोग इस शब्द से भले भांति वाकिफ होंगे। फिर मोबाइल नेटवर्क, अब बहुत सारी कंपनीज़ के मोबाइल होती हैं, सब किसी न किसी मोबाइल नेटवर्क से, जैसे कि कोई जियो से कनेक्टेड है, कोई एयरटेल से कनेक्टेड है, और भी बाकी जो भी मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ हैं, सब कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही बोला गया कि ये मोबाइल का नेटवर्क है। कंप्यूटर का नेटवर्क मतलब इंटरनेट, कैसे हम लोग एक कंप्यूटर से किसी नेटवर्क में रहते हुए दूसरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ की फाइलें को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही, कंप्यूटर के माध्यम से ही देख रहे हैं। फिर एयरलाइन का नेटवर्क, आप अपने घर बैठे एयरलाइन का टिकट आप पटना से दिल्ली का ले सकते हो, दिल्ली से मुंबई का आप ले सकते हो। तो ये एयरलाइन का नेटवर्क हो गया कि वो सपोज़ करिए इसमें बहुत सारे एयरलाइंस हैं, इंडिगो हो गया, जेट एयरवेज़, एयर इंडिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब हवाई जहाज़ों के कंपनीज़ का नेटवर्क है कि किस-किस देश में कितने हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, वो सब हमको पता है और हम लोग उससे कनेक्टेड हैं। रेलवे का नेटवर्क, कि रेलवे का नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ है। कभी वो इस स्टेट में जा रहा है, इस स्टेट में जा रहा है, वो किसी न किसी माध्यम से जुड़ा हुआ है। बैंक है, तो बैंक भी, बहुत सारे बैंक जो हैं प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक हो गए, सबका एक नेटवर्क है। सब कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल भी, बहुत सारे हॉस्पिटल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही चीज़ यहाँ समझाया गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैंने नेटवर्क के बारे में बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों या फिर कंप्यूटिंग उपकरणों
के बीच एक अंतर संबंध है, मतलब इंटर रिलेशन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कहने का मतलब हुआ कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर कोई भी कंप्यूटर डिवाइसेस, कोई भी उपकरण एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ जब जुड़े होते हैं किसी तरीके के रिलेशन में, तो उसे बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। इस तरह के इंटरकनेक्शन, मतलब कि एक ही तरह के अगर ये रहते हैं या फिर अलग-अलग कंप्यूटर, अलग-अलग, एक कंप्यूटर किसी कंप्यूटर उपकरण से जुड़ा रह सकता है। सपोज़ करिए कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, तो इसके पास कोई और कंप्यूटर है, इसके पास कोई और कंप्यूटर है। तो ये दोनों एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़ते हैं। वो किस लिए जुड़ते हैं? तो डेटा को और संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। मतलब कि ये कंप्यूटर अगर इसके संसाधनों को या इसके डेटा को यूज़ करना चाहता है, तो अब वह इससे जुड़ता है एक नेटवर्क के ज़रिए, और ये भी अगर ए के संसाधनों को यूज़ करना चाहता है, तो वह इससे जुड़ता है। वही हो गया कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क का आकार छोटे से बड़े तथा भिन्न हो सकता है। मतलब कि नेटवर्क जो होता है, एक घर से लेके पूरे विश्व तक में फैला हुआ है। तो नेटवर्क जो बनता है, जैसे कि आपके घरों में वाईफ़ाई रहता है, तो वाईफ़ाई क्या होता है, सिर्फ़ आपके घर के अंदर काम करता है। आप अब कोई वाईफ़ाई सेटअप करते हैं या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट से आप 4 दोस्त जुड़ते हैं, तो वो उसका आकार बहुत छोटा है, वो भी एक नेटवर्क है कि आपके मोबाइल नेटवर्क से ए के मोबाइल नेटवर्क से बी भी जुड़ा हुआ है, सी भी जुड़ा हुआ है और डी भी जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया एक छोटे लेवल का नेटवर्क है। और फिर जब यही अगर बड़े लेवल की बात की जाए, हम लोग अपने घर में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने से हम लोग कनेक्टेड होते हैं, तो वो बड़े लेवल का नेटवर्क हो गया। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि उसका आकार छोटा से बड़ा हो सकता है और भिन्न हो सकता है। फिर उसके बाद दिया गया है चौथे पॉइंट में, एक कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेल्युलर फ़ोन जैसे विभिन्न प्रकार के होस्ट, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, वह भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सब उपकरण हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोबाइल एक दूसरे से कनेक्टेड है हॉटस्पॉट के ज़रिए तो वो ही नेटवर्क हुआ, या फिर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है दूसरे कंप्यूटर से तो वही नेटवर्क हुआ। नेटवर्क के कंप्यूटर के अलावा सर्वर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, बहुत सारे। कंप्यूटर के अलावा नेटवर्क में कुछ उपकरण होते हैं, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर हो गया, मॉडेम हो गया। ये सब नेटवर्किंग डिवाइस है जो इसमें शामिल है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो इसे आगे की वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये सब उपकरण क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे क्या क्या काम होता है। एक नेटवर्क में उपकरणों को या तो वायर्ड मीडिया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि निर्देशित और अनिर्देशित। तो निर्देशित होता है वायर्ड मीडिया, जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, मतलब उपकरणों को जोड़ने के लिए। और दूसरा होता है वायरलेस मीडिया, मतलब कि वह हवा के माध्यम से, कुछ तरंगों के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं। तो यही इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए इस इमेज के ज़रिए हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने लगाया था। तो ये क्या हो गया, एक उपकरण हो गया स्विच, यह मेन कंप्यूटर हो गया। अब यहाँ दिया गया है सेंट्रल सर्वर। तो देखिए सर्वर कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज करिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यह ए है और इसके 4 दोस्त हैं, बी, सी, डी, ई। ये 4 दोस्त हैं। तो इसके पास मोबाइल है, इसके पास अनलिमिटेड डेटा है। अब इन सब चाहते हैं कि ये इसका डेटा, मोबाइल डेटा ये लोग यूज़ करें, ये लोग अपना मोबाइल डेटा ना यूज़ करें, इनके ज़रिए वो मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएँ। तो ये लोग वायरलेसली या तो तार के माध्यम से हो सकते हैं या बिना तार के, वो तो माध्यम की बात हुई। लेकिन ये चारों क्या कर रहे हैं, इस ए का डेटा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ ए हो गया आपका सर्वर और ये हो गया आपका क्लाइंट होस्ट। जब ये ए अपना डेटा बंद कर देगा, मोबाइल डेटा स्विच ऑफ कर देगा, तो चारों का नेटवर्क चला जाएगा। चारों के मोबाइल डिवाइसेज़ में या कंप्यूटर में नेटवर्क नहीं रहेगा। तो यहाँ सर्वर का यही कहने का मतलब हो गया। सर्वर वह मेन कंप्यूटर या मेन डिवाइस होता है, जिसके ज़रिए ही हम लोग सारी चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर हमें यूज़ करना है, इसके संसाधनों को यूज़ करना है, तो इससे पहले हमें एक ऐसे डिवाइस से कनेक्ट करना होगा। यह एक तरीके का एक्सटेंशन केबल या एक्सटेंशन बोर्ड जो होता है, जो हम लोग बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई सारे उपकरण का उसमें मोबाइल चार्जर लगाते हैं, लैपटॉप के चार्जर लगाते हैं, कंप्यूटर का स्क्रीन मॉनिटर का वो केबल कनेक्ट करते हैं। तो वही हुआ, एक पावर प्लग से के कई सारे पावर प्लग जुड़ते हैं। तो यहाँ सेंट्रल सर्वर को हमने इससे कनेक्ट कर दिया और इसके रिसोर्सेज को इस डिवाइस के ज़रिए ये भी इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इस्तेमाल कर रहा है और ये भी इस्तेमाल कर रहा है। और यही सभी कोई एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हुआ कंप्यूटर नेटवर्क का। अब चलिए हमने देखा था कि क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कि वो क्या होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वह है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के प्रकार।
तो नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं? कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफर दर यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफर रेट के बेसिस पे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि लैन हो गया, मैन हो गया और वैन। तो इस सब का फुल फॉर्म भी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है महानगर, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए एक एक करके इन्हें हम देखते हैं। लैन क्या होता है? यह एक ऐसा नेटवर्क है जो सीमित दूरी पर रखे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर आदि को जोड़ता है। तो ऐसा नहीं कि मोबाइल हॉटस्पॉट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वह लैन नेटवर्क हो गया। लैन का मतलब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि लैन नेटवर्क किस प्रकार का होता है। इसकी जो क्षेत्र होती है जिसमें यह नेटवर्क सेटअप किया जाता है, ये बहुत कम होता है, सीमित दूरी पर होती है और इसमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट ये सब जुड़ते हैं। लैन द्वारा कवर किया गया भौगोलिक क्षेत्र एक कमरे, एक मंजिल, एक कार्यालय जिसमें एक ही परिसर में एक या अधिक इमारतें हैं, प्रयोगशाला, एक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर से लेकर हो सकता है। मतलब कि लैन जो कनेक्टिविटी है, लैन नेटवर्क है, वह एक कमरा में भी सेटअप किया जा सकता है, एक फ्लोर में भी सेटअप किया जाता है, एक कार्यालय, एक स्कूल या कोई ऑफिस में भी सेटअप किया जाता है, या फिर किसी तरीके का यूनिवर्सिटी जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें भी यह लैन सेटअप किया जाता है। कनेक्टिविटी तार जैसे कि ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या वाईफाई के माध्यम से की जाती है। तो लैन जो सेटअप किया जाता है, इसमें 2 बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये सीमित दूरी के लिए होता है और इसमें कनेक्टिविटी कैसे होता है, या तो ईथरनेट केबल तार के ज़रिए जिसे ईथरनेट केबल बोला जाता है। आप लोग कंप्यूटर में देखिएगा एक मोटा-सा केबल आया रहता है, जैक लगा रहता है, वह चौड़ा-सा इस तरीके का जैक रहता है ऐसे-ऐसे, वह होता है और इधर केबल आया रहता है, यही कंप्यूटर में इंसर्ट होता है, तो इसे ही ईथरनेट केबल बोला जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स, तो फाइबर ऑप्टिक्स का एग्जांपल मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, डेटा कम्युनिकेशन के वीडियो में, उस केबल के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है, या फिर वाईफाई। वाईफाई तो आप लोग सभी को इससे परिचित होंगे, उसके माध्यम से किया किया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क को 1 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि मैक्सिमम जो इसका रेंज है वह 1 किलोमीटर ही है। अब चलिए इसका एक इमेज के ज़रिए हम लोग समझते हैं। ये जैसे देखिए यह मेन लाइन है, इसके ज़रिए तार से हमारा ये भी डिवाइस कनेक्टेड है, ये भी डिवाइस कनेक्टेड है, ये भी डिवाइस कनेक्टेड है। तो ये एक छोटे जगह के लिए जैसे ऑफ़िस में सेटअप किया गया है, तो वह लैन के थ्रू के सेटअप किया जाता है। उसे लैन नेटवर्क बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब दूसरा जो है मैन, जिसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन का मैंने मतलब समझाया था, इसका मतलब होता है महानगर। तो एक ऐसा नेटवर्क जो महानगर में सेटअप किया गया है, तो रेंज उसकी क्षमता जो होती है, उसकी कितनी दूरी तक उसे विस्तार किया जा सकता है, उसे बोले उस आधार पे नेटवर्क को बाँटा गया है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, लैन का एक विस्तारित रूप है। तो लैन हमने लास्ट स्लाइड में देखा, लैन एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है। तो लैन का यह विस्तारित रूप है जो शहर या कस्बे जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो वो लैन जो था वो एक छोटे कैंपस में सेटअप किया जाएगा तो वो लैन कहलाएगा। अगर इसी लैन को हम लोग बढ़ाते हैं, इसका जो क्षेत्र है वह विस्तार करते हैं एक शहर तक, तो उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। केबल टीवी नेटवर्क या केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं जैसे मैन के उदाहरण हैं। तो कई सारे जो केबल नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं जिनसे हम लोग घर में केबल कनेक्शन लेते हैं, वो लोग भी अब नेट जो है इंटरनेट वो लोग भी कनेक्शन देते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक शहर में एक जगह सेंट्रल सर्वर होता है और वह सर्वर के ज़रिए पूरे शहर में वो अपना कनेक्शन बाँटते हैं। केबल का भी यही सिस्टम है, केबल टीवी जो होता है, डिश टीवी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो भी एक मैन का ही उदाहरण है। इस तरह के नेटवर्क को 30 से 40 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका रेंज आप देखिए, लैन था 1 किलोमीटर तक, लेकिन यह 30 से 40 किलोमीटर तक है। कभी-कभी मैन बनाने के लिए कई लैन एक साथ जुड़े होते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग ये इस इमेज के ज़रिए अच्छे से समझ पाएँगे। तो ये जैसे देखिए यह लाइन है, ये एक स्कूल है, ये दूसरा स्कूल है और ये तीसरा स्कूल है। जैसे इसे हमने मान लिया स्कूल ए, इसे हमने मान लिया स्कूल बी और इसे हमने मान लिया स्कूल सी। तो यह ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है 5 किलोमीटर है, बी और सी के जो बीच डिफरेंस है वह 10 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सपोज़ करिए हम लोग 15 किलोमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ एक लाइन सेटअप है क्योंकि यह इसी परिसर के अंदर है।
दूसरा इसी परिसर के अंदर है, तीसरा इसी परिसर के अंदर है। ये तीनों एक कॉमन डिवाइस के ज़रिए कनेक्टेड है, एक कॉमन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड है। इसमें जो मेन लाइन आ रहा है वह इसके ज़रिए आ रहा है, इसमें जो मेन लाइन आ रहा है वह इसके ज़रिए, और इस जो ऑफिस है, स्कूल है, इसमें भी इसके ज़रिए आ रहा है। तो अगर हम इसे पूरे एक एज़ अ होल अगर हम लोग देखें, तो यह एक मैन हो गया, लेकिन अलग-अलग देखें तो यह 3 लैन हो गया। तो यही लास्ट पॉइंट में बोला जा रहा था, कभी-कभी मैन बनाने के लिए कई लैन एक साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ यही है, 3 लैन नेटवर्क एक साथ जुड़े हुए हैं, और इन्हें अगर हम लोग एकीकृत रूप में देखें तो वह एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब लास्ट जो है वैन, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है। तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य लैन और मैन को जोड़ता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये काफ़ी विस्तारित रूप होता है लैन का और मैन का, जो किसी देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों में फैले हुए हैं। तो इनकी जो क्षेत्र होती है, जो कवरेज एरिया होता है, वह एक देश के अंदर अलग-अलग स्थान या फिर अलग-अलग देश और अलग-अलग महाद्वीप में भी फैले होते हैं। वायर्ड या वायरलेस मीडिया के माध्यम से लैन को अन्य लैन से जोड़कर वैन का गठन किया जा सकता है। तो वैन का गठन कैसे किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा जब डिस्टेंस होगा तो हम लोग तार के ज़रिए तो नहीं जोड़ेंगे, तो उसे हम लोग वायरलेसली जोड़ते हैं। एक लैन को दूसरे लैन से, सपोज़ करिए एक लैन यहाँ है और दूसरा लैन यहाँ है, और इन दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसे हम लोग वायरलेसली कनेक्ट करेंगे बिना तार के। कैसे कनेक्ट होगा? तो अब आप लोग बोलिएगा कि कितना राउटर हम लोग लगाएँगे? तो ऐसा नहीं है। ऊपर आकाश में जो सैटेलाइट है, वह सैटेलाइट के माध्यम से ये सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। वह हो गया आपका वैन। बड़े व्यवसाय, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे शैक्षिक और सरकारी संगठन, वैन के माध्यम से दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में अपनी विभिन्न शाखाओं को जोड़ता है। अब जैसे सपोज़ करिए यह यूट्यूब है। यूट्यूब का ही एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग उसी प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं। यूट्यूब जो है, यूट्यूब का मेन ऑफ़िस जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो वहाँ पे इसका सारा चीज़ ये होता है, लेकिन हम लोग अपने घर में बैठे हुए उससे लाखों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, और हम लोग उसके सेंट्रल सर्वर को यूज़ कर पा रहे हैं, तो किस माध्यम से? वायरलेसली कनेक्टेड है। अब यहाँ से अमेरिका तक तो हमारा केबल दौड़ा नहीं है घर का इंटरनेट का, वो तो हम लोग वायरलेसली कनेक्टेड हैं यूट्यूब के मेन सर्वर से। तो यही एग्ज़ाम्पल हुआ वैन का। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है, जो विभिन्न महाद्वीपों के अरबों कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन और लाखों लैन को जोड़ता है। तो ये हमने समझ लिया। ये देखिए वैन का एग्ज़ाम्पल, यह इंटरनेट है। सपोज़ करिए यह यूट्यूब का सर्वर है, और इधर इंडिया के भी लोग, जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक मेन लाइन आया होगा यूट्यूब का, इसका सपोज़ करिए सेकेंडरी सर्वर जो है वह मुंबई में स्थापित होगा, और ये अलग-अलग स्टेट हैं। सब कोई स्टेट इससे जुड़े हुए हैं, और ये सेकेंडरी जो सर्वर है, यह मेन सर्वर से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी तरफ क्या है, दूसरा एक लैन सेटअप किया गया है फ्रांस में। फ्रांस में भी यही है, मेन सर्वर ये है, सेकेंडरी सर्वर ये है, और इसके भी कई देश होंगे, कई शहर होंगे फ्रांस के अंतर्गत, कई शहर हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिया के लोग भी फ्रांस के साथ जुड़ेंगे। इसी तरीके से और भी लोग हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे शहर हैं, सब कोई इस इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में हैं। यही हो गया वैन का एग्जाम्पल, और इंटरनेट जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क डिवाइसेज़, यानी नेटवर्किंग डिवाइसेज़। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस-किस माध्यम से, कौन-कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके ज़रिए एक नेटवर्क को फ़ॉर्म किया जा सकता है। तो विभिन्न ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से डेटा संचार करने और विभिन्न कार्यक्षमता वाले नेटवर्क को कॉन्फ़िगर मतलब स्थापित करना, उसे सेटअप करना, करने के लिए हमें विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न ट्रांसमिशन मीडिया कहने का मतलब कि वह तार हो गया या फिर बिना तार के माध्यम से डेटा को हमें संचार करने के लिए, और विभिन्न कार्यक्षमता वाले नेटवर्क, मतलब कोई हाई स्पीड इंटरनेट होगा, कोई लो स्पीड इंटरनेट होगा, तो हमें वो सेटअप तो करना होगा। तो हम लोग किसके ज़रिए करेंगे? अगर हमें कॉल करना है, मोबाइल का सिम कार्ड है, तो हमें एक उपकरण चाहिए। कौन-सा उपकरण चाहिए? तो हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब वो महँगा मोबाइल फ़ोन है या सस्ता मोबाइल फ़ोन, ये नहीं डिपेंड करता है कि वो जो बेसिक फ़ीचर है मोबाइल कॉलिंग, जो हमें फ़ोन करना है, वह तो हम उसके लिए तो हमें उपकरण चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन वहाँ उपकरण है, उसमें हम लोग सिम लगाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तब जाके हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ठीक यहाँ इसी तरीके से है, जब अगर हमें कोई नेटवर्क सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें कुछ उपकरण की ज़रूरत पड़ती है।
तो वो सब उपकरण ये सब हैं जैसे कि मॉडेम, ईथरनेट कार्ड, हब, स्विच, रिपीटर, राउटर और गेटवे। एक-एक करके हम लोग इन्हें थोड़ा-सा देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं इसमें हमें मास्टर्स करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडेम। कई बार एग्जाम में ये भी आता है, मॉडेम का मतलब क्या है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर्स होता है। मॉडेम का फुल मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर्स। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। अब यह एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होता है? टेलीफोन लाइन, वो भी तो एक तरीके का नेटवर्क ही है। पुराने ज़माने में चलता था, अब तो खैर टेलीफोन कोई नहीं इस्तेमाल करता, सब कोई मोबाइल फ़ोन ही करते हैं। लेकिन पहले हमारे घर में टेलीफोन लाइन्स होता तो वो एक तार के माध्यम से आता। उसमें जो सिग्नल आता था, वह होता है एनालॉग सिग्नल, मतलब कि वो सिग्नल कुछ इस प्रकार का होता है एनालॉग। और डिजिटल सिग्नल क्या होता है? कंप्यूटर सिर्फ 2 ही शब्द समझता है, या तो 0 या फिर 1, जिसे बोला जाता है बाइनरी डिजिट या फिर मशीन कोड। तो जब यह कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, मतलब पहले का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। पहले क्या था कि फ़ोन लाइन के ज़रिए भी हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते थे, तो मॉडेम की इस्तेमाल तो ख़ैर अब नहीं की जाती है, पहले यह किया जाता था। अब तो ख़ैर राउटर होता है, उसी में सारा फैसिलिटी होता है। तो पहले क्या था, इंटर जो टेलीफ़ोन लाइन आते थे हमारे घर में, बीएसएनएल हो गया या फिर एमटीएनएल हो गया, तो उस टेलीफ़ोन लाइन को ही के ज़रिए ही हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते थे। तो उसके लिए एक डिवाइस लगाया जाता था जिसे मॉडेम बोला जाता है। तो इस एनालॉग सिग्नल को इसमें भेजा जाता था, और कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल समझेगा नहीं। तो यह मॉडेम क्या करता था, इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता था, और फिर इधर आपका डिजिटल सिग्नल इस तरीके से होता है। यहाँ इमेज के ज़रिए आप लोग देखिए। तो ये इमेज के ज़रिए आप लोगों को समझ आएगा। देखिए ये जैसे कंप्यूटर है, इसमें डेटा जो हुआ प्रोसेस होके वह 0101 के फॉर्म में यहाँ से यहाँ गया। फिर यहाँ मॉडेम हमारे घर में लगा हुआ है। मॉडेम ने क्या किया, इसे कन्वर्ट किया एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि इसे टेलीफ़ोन लाइन के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पे भेजना है, दूसरे नेटवर्क पे भेजना है। तो इसे एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर ये ट्रांसफ़र होके दूसरे मॉडेम के पास पहुँच रहा है। अब दूसरा मॉडेम जो है इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो एनालॉग सिग्नल तो ये समझेगा नहीं, ये डिजिटल सिग्नल समझेगा। तो फिर इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में इसी मॉडेम ने कन्वर्ट किया। तो चलिए वही हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 के संदर्भ में डेटा स्टोर भी करता है और उसे प्रोसेस भी करता है। हालाँकि प्रेषक यानी कि सेंडर, मैसेज भेजने वाला, से रिसीवर जो मैसेज को प्राप्त करता है तक डेटा संचालित करने के लिए, या इंटरनेट ब्राउज यानी कि जब हम लोग इंटरनेट को कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर उस पे कुछ देखते हैं तो उसे ब्राउजिंग बोला जाता है, करते समय डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है और माध्यम सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचता है। अब मॉडेम, सोर्स यानी कि जहां से मैसेज वो निकला है, और गंतव्य जहां तक पहुंचना है, दोनों नोड से जुड़े होते हैं। मतलब सपोज करिए एक मैसेज यहाँ से जाना है इस कंप्यूटर तक, तो यह सोर्स हो गया, स्रोत, और यह हो गया डेस्टिनेशन यानी गंतव्य। तो दोनों छोर पे मॉडेम होंगे। तो मॉडेम जो है एक जगह मॉड्यूलेटर का काम करेगा, जो इस यहाँ दिया गया मॉड्यूलेटर, और दूसरे जगह डीमॉड्यूलेटर का काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ सेंडर्स के अंत में मॉडेम एक मॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है। तो ये हो गया सेंडर यानी कि मैसेज भेजने वाला, प्रेषक। तो यहाँ पे जो मॉडेम लगा हुआ है वह मॉड्यूलेटर का काम करेगा, मॉड्यूलेटर के रूप में काम करेगा, जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। डिजिटल डेटा यहाँ से आया, इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया, मतलब कि मॉड्यूलेट किया, और यह इस टेलीफोन लाइन के माध्यम से फिर दूसरे मॉडेम के पास पहुंचेगा जो कि रिसीवर के पास लगा हुआ है। तो वही दूसरे पॉइंट में दिया गया है, रिसीवर के अंत में जो मॉडेम लगा रहता है वह डीमॉड्यूलेटर के रूप में काम करता है, जो गंतव्य नोड को समझने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। तो वही मैसेज जो यहाँ अभी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे क्या होगा, फिर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होकर इस कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, तभी ये समझेगा। तो यही ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो काम है वह मॉडेम करता है। अब चलिए अगला जो डिवाइस है वह है हब। ईथरनेट हब एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका उपयोग तारों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो हब क्या है, अगर एक कनेक्शन आ रहा है इंटरनेट का और उससे 4-5 कंप्यूटर या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा कंप्यूटर हमें जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क तार को इस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे जिसे हब बोला जाता है। यहाँ इमेज में हम लोग देख सकते हैं ये हब है, एक ऐसा हब जिसमें 8 पोर्ट है। पोर्ट कहने का मतलब कि
8 कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। मेन इंटरनेट 9 इसमें जुड़ेगा और इससे 8 अलग-अलग कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। अब हब जो होते हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं और इससे मिलता-जुलता कुछ और डिवाइस होता है जैसे स्विच। तो चलिए सब में बेसिक कुछ डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग हब देख रहे हैं। किसी भी लाइन पर पहुँचने वाले डेटा को अन्य सभी पर भेजा जाता है। तो अगर एक डिवाइस में डेटा है और हमें सभी डिवाइस पे भेजना है तो इसके ज़रिए हम लोग भेज सकते हैं। हब की सीमा यह है कि यदि 2 उपकरणों से डेटा एक ही समय में आते हैं तो वे टकराएँगे। तो हब जो है अब वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है ये, इसे अपडेट कर दिया गया है, स्विच से रिप्लेस कर दिया गया। तो हब में यह कमियाँ थी कि जब एक ही डेटा 2 कंप्यूटर पे भेजा जाना है तो वह क्या होगा, दोनों आपस में टकरा जाएँगे और डेटा जो है करप्ट हो जाएगा। तो इसी का एडवांस्ड वर्ज़न है स्विच। अब हम लोग दूसरा जो डिवाइस है वह है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं वो किसी चीज़ को रिपीट करता है। तो इसे अच्छे से समझिएगा। डेटा को केबल पर सिग्नल के रूप में ले जाया जाता है। मतलब कि जो डेटा है वह केबल पे किस रूप में ट्रैवल करता है, किस रूप में यात्रा करता है, तो सिग्नल्स के रूप में, एनालॉग सिग्नल्स के रूप में। ये संकेत एक निर्दिष्ट दूरी, यानी कि ये जो मैसेज जो ट्रैवल कर रहा है डेटा, वह एक निश्चित दूरी तक, जैसे कि आम तौर पर लगभग 100 मीटर की यात्रा कर सकता है। तो सपोज करिए यह केबल है, यहाँ एक डिवाइस है और यहाँ दूसरा डिवाइस है। इंटरनेट जो है, अगर हम लोग चाहते हैं कि यही इंटरनेट जो है यहाँ पे भी कनेक्टेड हो, जैसे कि कॉलेज में आप लोग देखे होंगे, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोग देखे होंगे कि वाईफ़ाई ऐसा नहीं है कि सब जगह अलग-अलग रहता है। एक ही वाईफ़ाई लगा रहता है, एक ही इंटरनेट, जैसे जियो का हो गया या किसी भी कंपनी का। तो वही नेट जो है पूरे कैंपस में फैला होता है, तो उसका रेंज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। वह क्या होता है, उस रेंज को बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? इस रिपीटर की मदद से ही। यह जो डेटा है, यह इंटरनेट है, इस केबल पे जो ट्रैवल कर रहा है, यह कुछ ही दूर तक इसी रूप में ट्रैवल करेगा, लगभग 100 मीटर तक। उसके बाद क्या होता है, इसकी क्षमता जो है वह कम हो जाती है इस केबल की, और हमारा जो नेट है वो कमज़ोर हो जाएगा। सपोज़ करिए यहाँ 5G का नेट आ रहा है और 100 मीटर के बाद फिर वह 4G, 3G में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी स्पीड को बरकरार रखने के लिए हमें एक उपकरण की ज़रूरत होती है जो यह स्पीड को बरकरार रखे। तो यहाँ पे अगर हमने रिपीटर लगा दिया तो ये क्या होगा कि यह जो 5G की स्पीड से आ रहा था यहाँ पे आएगा, यह 5G जो खो गया है, 3G, 2G तक चला गया है, उसको फिर से पुनर्जीवित करके आगे जो है 100 मीटर तक या 200 मीटर तक फिर वही रेंज जो है 5G बरकरार रखेगा। फिर यहाँ पे वह कम होगा स्पीड, तो फिर उसके स्पीड को पुराने की तरह बढ़ा देगा। तो यही कहा गया है, डेटा को केबल पर सिग्नल के रूप में ले जाया जाता है और यह मैसेज जो है एक निश्चित दूरी तक, लगभग 100 मीटर तक यात्रा कर सकते हैं। सिग्नल इस सीमा से परे अपनी ताकत खो देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ में मूल संकेत, यानी कि जो पहले से जो स्पीड था उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होती है। तो रिपीटर एक एनालॉग डिवाइस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह एक एनालॉग डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस नहीं है, एनालॉग डिवाइस है जो उन केबलों पर संकेतों के साथ काम करता है जिनसे वह जुड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ हमने यहाँ एक रिपीटर लगाया, दूसरा रिपीटर लगाया, तो यह इसी केबल के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं किसी और नेटवर्क के लिए काम करेगा। केबल पर यात्रा करने वाले कमजोर सिग्नल को पुनः उत्पन्न किया जाता है और एक रिपीटर द्वारा केबल पर वापस डाल दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, यह रिपीटर यही काम करता है। तो ये घरों में लगाया जाने वाला रिपीटर है। यह आप लोग ऑनलाइन भी इसे देखिएगा। तो कई बार हम लोग घर में ही क्या करते हैं कि वाईफ़ाई, अगर सपोज़ करिए वह 4 फ्लोर या 5 फ्लोर का बिल्डिंग है और तो सब जगह तो वाईफ़ाई का रेंज नहीं जाएगा, तो यह दूसरा राउटर लगाने की बजाय यही रिपीटर लोग लगा लेते हैं। इसे इस तरफ आप देख सकते हैं, इसे प्लग में लगाया जाता है। इसे हम लोग केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफ़ाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक ही इंटरनेट जो आ रहा है, जो हमारे घर में एक ही कनेक्शन है, वह दूसरे फ्लोर पे भी वही स्पीड को मेंटेन करेगा जो आपके ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है या फिर किसी भी फ्लोर पे लगा हुआ है। तो इसी रिपीटर के मदद से वह स्पीड जो है फिर से हमें प्राप्त होती है। तो चलिए अगला जो डिवाइस है वह स्विच है। तो यह हब की तरह ही होता है लेकिन इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसमें थोड़ी विभिन्नताएँ हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। स्विच एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है या उपकरण है जो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। मतलब कि यह लैन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। हब की तरह एक नेटवर्क स्विच का उपयोग कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है।
तो यह तो हब की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? जब डेटा आता है तो स्विच जो है यानी कि यह उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन पता निकालता है और यह देखने के लिए एक तालिका टेबल में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजा जाना है। तो जो ट्रैवल करता है केबल पे, वह पैकेट के रूप में, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, सपोज करिए कोई 1 जीबी का फाइल है, तो वह 1 जीबी एक बार इस केबल पे नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी कुछ बैंडविड्थ होता है, जिसे हमने देखा था ट्रांसमिशन माध्यम की क्षमता। तो इसकी क्षमता अगर 1 जीबी डेटा ट्रैवल कैरी करने की होगी, तब तो ये 1 जीबी कैरी कर लेगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए इसकी क्षमता कम है, तो वह 1 जीबी को क्या करेगा, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देगा, या तो 10 टुकड़ों में बाँटेगा, इसके क्षमता के अनुसार यह स्विच जो है वही निर्धारित करता है। तो यही देखेगा कि कोई डेटा आ रहा है, उसका एड्रेस निकालेगा कि इसे भेजना कहाँ है, और फिर उसके बाद इसके ज़रिए हर एक जो छोटे-छोटे टुकड़े किए गए हैं, पैकेट्स किए गए हैं, उस पे वह उस एड्रेस को ये निर्देशित कर देगा कि तुम्हें इसी एड्रेस पे इस सारे पैकेट्स को पहुँचना है। स्विच उन संकेतों को आगे नहीं बढ़ने देता जो खराब या दूषित है। तो हब में हमने क्या देखा था कि अगर एक ही डेटा जो है 2 कंप्यूटरों को भेजा जा रहा है और एक ही समय में भेजा जा रहा है, तो वो क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं और खराब हो जाते हैं। लेकिन स्विच में क्या है कि यहाँ तो अलग अलग कर दिया, और दूसरा चीज़ है, अगर वह पैकेट खराब है, वह दूषित है, तो क्या किया जाता है, उसे आगे वो नहीं बढ़ाता, स्विच उसे आगे नहीं बढ़ाने देता, वह फिर सेंडर के पास मैसेज भेजता है कि आपका डेटा जो है वह खराब है, आप फिर से उस डेटा को भेजिए। तो इसका उदाहरण हम लोग देते हैं, कई बार जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें एरर मैसेज दिखाई देता है कि हाँ, आपने यह चीज़ ठीक से नहीं डाला है, उसे फिर से आप लोग एंटर करिए। तो इस स्विच के बारे में हमने जान लिया, इसका इमेज मैंने नहीं लगाया क्योंकि इमेज से कुछ ऐसा पता नहीं चलता, वो हब की तरह ही होता है। अब दूसरा जो डिवाइस है, यह ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट कार्ड, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक वायर्ड नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क अडैप्टर है। तो अडैप्टर आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसके ज़रिए हम लोग कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं। तो जब वायर्ड नेटवर्क, जब मतलब तार के माध्यम से कोई नेटवर्क को सेटअप करना है हमारे कंप्यूटर में, तब यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इमेज आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर में जब हमें एक कंप्यूटर में जब किसी तार के माध्यम से उस कंप्यूटर, सपोज़ करिए आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है, उसमें वाईफ़ाई की फैसिलिटी नहीं है, डेस्कटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वाईफ़ाई की फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग उसे कैसे कनेक्ट करते हैं? तो तार के माध्यम से। तो वो तार लगाने का भी कोई जगह होता है। तो उस जगह में जैसे ये जगह है, तो इसी जगह पे वह तार आके लगता है। तो जब तक ये बोर्ड हम लोग नहीं लगाएँगे या सर्किट हम लोग अपने मदरबोर्ड पे नहीं लगाएँगे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, तब तक वह हम इस कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। या तो हम लोग ईथरनेट कार्ड का इस्तेमाल करें, या फिर वाईफ़ाई डोंगल आता है छोटा-सा पेन ड्राइव की तरह, वो हम लोग यूएसबी ड्राइव में हम लोग लगाते हैं, तभी हमारा कंप्यूटर वाईफ़ाई के ज़रिए कनेक्ट होता है। तो यह कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, मतलब कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं। यह आप लोग देख रहे हैं पिन्स, यह मदरबोर्ड के स्लॉट में लगता है, जहाँ रैम रैम लगता है, वहीं उसी के बगल में यह कार्ड लगाया जाता है। यह एक सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगता है, और प्रत्येक एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक मैक एड्रेस होता है, मैक पता होता है, जन जो नेटवर्क पर कंप्यूटर को एक यूनिक रूप से पहचानने में मदद करता है। तो यह जो कार्ड है, ईथरनेट कार्ड, इसका एक अपना एड्रेस होता है। तो इसी एड्रेस, मैक एड्रेस जिसे बोला जाता है, इसी एड्रेस के ज़रिए हम लोग एक नेटवर्क पे पहचान पाते हैं कि कौन-सा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। उस कंप्यूटर का एड्रेस होगा और हमें पता चलेगा कि अच्छा, ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। चलिए, अब सबसे लास्ट का जो डिवाइस है वो है राउटर। तो इसके बारे में आप लोग सभी कोई जानते होंगे राउटर, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा प्राप्त कर सकता है, इसका विश्लेषण कर सकता है और इसे अन्य नेटवर्क पर प्रसारित कर सकता है। तो यह आपने देखा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। हब या स्विच की तुलना में एक राउटर में उन्नत क्षमताएं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राउटर के जरिए हम लोग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस, बहुत एक दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही नेटवर्क में, जैसे कि हब और स्विच में कर रहे थे। इसमें और भी एडवांस कुछ क्षमताएं हैं
जो कि यह एक नेटवर्क पर किए जा रहे डेटा का विश्लेषण करते हैं। यह तय कर सकता है, ये बदल सकता है और इसे कैसे पैक किया गया है, मतलब कि डेटा को किस फॉर्म में पैक किया गया है। 1 जीबी का जो फ़ाइल है, उसे छोटे-छोटे पैकेट्स में 10 पैकेट बनाया गया है या फिर एक-एक एमबी का पैकेट बना के 100 पैकेट बनाया गया है। ये सब राउटर डिसाइड कर सकता है और इसे एक अलग प्रकार से दूसरे नेटवर्क पर भेज सकता है। जैसे तीसरा पॉइंट से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं राउटर की विशेषताएं को। उदाहरण के लिए डेटा को एक निश्चित आकार के पैकेट में विभाजित किया गया है। मान लीजिए इन पैकेटों को एक अलग प्रकार के नेटवर्क पर ले जाया जाना है जो बड़े पैकेट को संभाल नहीं सकता। तो ऐसे मामले में डेटा को छोटे पैकेट के रूप में पुनः पैक किया जाना है और फिर राउटर द्वारा नेटवर्क पर भेजा जाना है। तो यही मैंने एग्जांपल बताया था कि 1 जीबी का सपोज करिए फाइल है, तो ये 2 नेटवर्क है। इस पे जो भेजा जा रहा है, अगर सपोज करिए कंप्यूटर ए है, यह भेज रहा है, इसके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वह 1 जीबी की है। 1 जीबी का फाइल तुरंत हो जाएगा। लेकिन जब अगर दूसरे कंप्यूटर बी के पास अगर एक लो स्पीड इंटरनेट है, सपोज करिए 2G है उसके पास, तो ऐसा तो नहीं है कि 10-10 पैकेट ये करेगा। ये पहले देखेगा कि रिसीवर के पास किस स्पीड का नेटवर्क, उसके बाद उसी अनुसार फिर यह पैकेट्स को छोटा-छोटा करेगा ताकि इसके पास अच्छे से पहुँच पाए। तो यही आप लोग देखते होंगे इसका उदाहरण कि कई बार हम लोग जब कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो कोई जब हाई स्पीड इंटरनेट रहता है तो उस पे वह फ़ाइल तुरंत डाउनलोड हो जाता है और अगर वह लो स्पीड इंटरनेट रहा तो उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो राउटर है वह यह डिसाइड करता है कि यह इसकी जो बैंडविड्थ है, इस पे जो इसकी जो क्षमता है इंटरनेट की वो बहुत कम है। तो इसीलिए छोटे-छोटे पैकेट के रूप में हमारे पास पहुँचता है। तो एक राउटर जो होता है यानी उसे तार के माध्यम से भी सेटअप किया जा सकता है और बिना तार के भी, यानी कि वायरलेस। इन दिनों होम वाईफाई राउटर, जो हमारे घर में वाईफाई राउटर लगा होता है, वह राउटर और मॉडेम या स्विच का दोहरा कार्य करते हैं। तो अब मॉडेम नहीं आता क्योंकि टेलीफोन लाइन्स से इंटरनेट नहीं आता। अब जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वह डायरेक्ट क्या करते हैं, इंटरनेट का लाइन ही हमारे घर पे ये करते हैं। चाहे आप प्राइवेट नेट लीजिए या फिर आप जियो, एयरटेल, कोई सा भी आप इंटरनेट लगाते हैं, वह डायरेक्ट इंटरनेट का केबल ही हमारे घर पे पहुँचाते हैं। तो उसके बाद उसी केबल के ज़रिए हमारे घर में वाईफ़ाई सेटअप किया जाता है और वो राउटर के ज़रिए। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हम लोग अपने कंप्यूटर को केबल के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा कंप्यूटर में वाईफ़ाई फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग केबल के ज़रिए कनेक्ट करेंगे और मोबाइल तो वाईफ़ाई के ज़रिए होता ही है। तो आजकल के जो राउटर रहते हैं, घर पे लगे रहते हैं, यह राउटर का भी काम करता है, मॉडेम का या फिर स्विच का, दोनों का काम करता है। तो राउटर जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आने वाली ब्रॉडबैंड लाइनों से जुड़े होते हैं और कंप्यूटिंग उपकरणों को संसाधित करने के लिए उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करता है। तो यही मैंने बताया कि यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके केस में जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है। तो यह सपोज़ करिए आप अगर किसी शहर में रहते हैं, उस शहर में एक सेंट्रल सर्वर होगा। मेन सर्वर इसका कहीं और होगा, लेकिन उस शहर का एक सेंट्रल सर्वर होगा। तो वहाँ से उस सेंट्रल सर्वर से लाइन आएगा और वह हमारे घर में राउटर के ज़रिए कनेक्ट होता है। ये देखिए इमेज है ये राउटर का। अलग-अलग प्रकार के राउटर होते हैं, इसमें 3 एंटीना है, किसी में 4 एंटीना होते हैं। तो ये सब डिवाइस का अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट जो डिवाइस है यह गेटवे। तो गेटवे जैसा आप नाम देख रहे हैं, इसमें गेट लिखा गया है, ऐसा ही है। जैसा कि गेटवे शब्द से पता चलता है, यह एक महत्वपूर्ण पहुँच बिंदु है जो किसी संगठन के नेटवर्क और इंटरनेट की बाहरी दुनिया के बीच में गेट के रूप में काम करता है। जैसे सपोज़ करिए यह एक ऑफ़िस है और यह बाहर की दुनिया है, यहाँ इंटरनेट पूरा है। तो जब हम लोग इस ऑफ़िस से इस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, किसी भी डिवाइस के ज़रिए, तो वह क्या होगा, एक ना एक माध्यम से वह जाता है और इस ऑफ़िस में जो इंटरनेट है, वह आ रहा है सपोज़ करिए उसी शहर के एक दूसरे कोने में, वहाँ से यह इंटरनेट कनेक्ट, जियो का ऑफ़िस है, जियो से यह कनेक्टेड है। तो कोई भी डेटा हम लोग भेजेंगे ना, तो सर्वर तो यहाँ पे है उस शहर का, तो यह सबसे पहले डेटा इसके पास जाएगा, इस सर्वर के पास, और यह सर्वर जो है पूरे दुनिया में सभी जगह से कनेक्टेड है। तो यहाँ से यह इसके पास जाएगा। तो यह हो गया आपका यह एक ऐसा पॉइंट जो एंट्री पॉइंट भी है और एग्ज़िट पॉइंट भी है, मतलब निकास द्वार भी है और प्रवेश द्वार भी है। इसे हम लोग बोल सकते हैं यह नेटवर्क का गेटवे है।
तो गेटवे एक नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो कि नेटवर्क में आने या बाहर जाने वाले सभी डेटा को रूटिंग पथ पर उपयोग करने के लिए पहले गेटवे से गुजरना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ भेज रहे हैं बाहर की दुनिया में, तो सबसे पहले वह यहाँ जाएगा, इसके बाद ही वह कहीं भी जाएगा, मतलब जहाँ भी भेजा जाना है। घरों में सरल इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गेटवे आमतौर पर इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी आईएसपी से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो पूरे इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। अब हम लोग डायरेक्ट तो नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग सबसे पहले अगर हमें हमारे घर में जो नेट जुड़ा हुआ है, जो लाइन आया है, चाहे वो किसी प्राइवेट एमटीएनएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, जियो या फिर एयरटेल, हम हमारे यहाँ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वह तार कहीं और से लाके जोड़ रहा है। हमारे घर के सामने हो सकता है एक खंबा हो, खंबा में वह पोर्ट लगा होता है, तो वह पोर्ट भी किसी जगह से कनेक्टेड होता है, तो वही हुआ आपका सेंट्रल सर्वर, ये यहाँ से ही कनेक्टेड, तो यही हो गया आपका गेटवे। आमतौर पर एक राउटर को कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे डिवाइस के रूप में काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो हमारे घर के अंदर जो नेटवर्क है, उसका गेटवे होगा आपका यह राउटर। और अगर इस ऐसा ही नेटवर्क जियो के बहुत सारे लोग यूज़र हैं, उनके लिए गेटवे हो गया नेटवर्क गेटवे या सेंट्रल सर्वर उस शहर का। गेटवे को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों के संयोजन के रूप में लागू किया जा सकता है। तो चलिए इस इमेज के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज करिए यह एक सर्वर है, दूसरा सर्वर यह है। यह किसी और शहर में है, यह नेट जो है यहाँ तक किसी और शहर में है, और यह नेट जो है किसी और शहर में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यह पीसी सपोज करिए यह ऑफिस में है। एक ऑफिस से यह नेट कनेक्टेड है इस डिवाइस के जरिए, और ये राउटर है या फिर स्विच है, ये तो क्लियर नहीं दिया गया है। तो इसके जरिए वो यह मेन लाइन आया इस सर्वर से, और फिर उसके बाद इस डिवाइस के जरिए सारे लाइन कंप्यूटरों में यह नेट जो है वह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अगर हमें सपोज करिए इस PC3 को हमें इस PC5 के पास भेजना है, तो हमारा जो है डेटा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा कि इसका एड्रेस तो किसी और सर्वर का है, तो उसके बीच में यह गेटवे के रूप में काम करेगा। यह एड्रेस देखेगा कि अच्छा इसे दूसरे सर्वर के पास जाना है, तो यह इस सर्वर के पास जाएगा, यह एड्रेस चेक करेगा और फिर इस डिवाइस के जरिए इसके पास भेज देगा। तो यह यहाँ पे गेटवे के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस इमेज के जरिए हम लोगों ने समझ लिया अभी तक। चलिए अब सबसे लास्ट जो टॉपिक है वह है नेटवर्किंग टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य पेरिफेरल उपकरणों की व्यवस्था को इसकी टोपोलॉजी कहा जाता है। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके का संरचना, कि किस तरीके से वह नेटवर्क है, उसमें डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड हैं, मॉडेम किस तरीके से सेटअप किया गया है, उसको ही टोपोलॉजी बोला जाता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका मेश टोपोलॉजी हो गया, रिंग, बस, स्टार और ट्री। तो एक एक करके इमेज के जरिए हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण एक ट्रांसमिशन माध्यम से जुड़ता है, जिसे बस के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए इमेज में क्या दिया गया है, यह एक बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। इसमें 6 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा भी जुड़े हो सकते हैं। एक ट्रांसमिशन माध्यम जो कि यह सिंगल तार है, इससे कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, यह भी कनेक्टेड है, यह भी, और बाकी तीनों कनेक्टेड हैं, जिसे इस लाइन को बोला जाता है बस। नोड से भेजे गए डेटा, ये सब जो है ये सब नोड्स कहला गए। नोड से भेजे गए डेटा को बस में पारित यानी कि पास किया जाता है, और इसीलिए दोनों दिशाओं में बस की लंबाई के प्रेषित किया जाता है। मतलब कि सपोज करिए कि अगर इस कंप्यूटर से कोई डेटा भेजा जा रहा है इस कंप्यूटर पे, तो यह डेटा जो है सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, तो यह दोनों डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और जो भी एड्रेस होगा उसके पास यह पहुंच जाएगा। लेकिन ये क्या बोला गया है डायरेक्शन, तो यह दोनों डायरेक्शन में, केबल की लंबाई दोनों तरफ अगर जितनी है, इस तरफ कम है इस तरफ ज़्यादा है, तो यह दोनों तरफ भेजा जाएगा। तो यह हो गया बस टोपोलॉजी। अब दूसरा जो है स्टार टोपोलॉजी है। स्टार यानी कि तारा। तो इस तरीके का कुछ तारा होता है, उसी तरीके से सेटअप किया जाता है इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क को। स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, यह एक सपोज करिए कोई डिवाइस है, तो यह डिवाइस केंद्र में होगा, और इससे ही बाकी जितने उपकरण हैं वह जो भी इस्तेमाल किया जाना है उस नेटवर्क में, वह इससे जुड़े होंगे। तो यह एक केंद्रीकृत फॉर्म में सेटअप किया जाता है, जो हब या स्विच की तरह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मतलब कि स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा हुआ था, यह एक सेंट्रल नोड है।
एक डिवाइस में गड़बड़ी बाकी नेटवर्क को प्रभावित नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ बस टोपोलॉजी में मैं एक चीज़ बताना भूल गया। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर सपोज़ करिए यह जो मेन लाइन है बस, अगर यह कहीं से खराब हुआ, तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ क्या है, स्टार टोपोलॉजी में सपोज़ करिए यह तार खराब हो गया जो सेंट्रल नोड से जुड़ा है, तो जिस भी नोड का सेंट्रल नोड से कनेक्शन है, अगर वह तार खराब हो गया, तो सिर्फ़ ये नोड खराब होगा, बाकी 3 अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर सेंट्रल नोड ही खराब हो गया, तो सारा नेटवर्क जो नोड्स हैं उसमें कनेक्शन टूट जाएगा। तो यह स्टार टोपोलॉजी की खामियां हैं। अब चलिए अगला जो टोपोलॉजी है वह रिंग। रिंग जैसा आप जानते हैं इसका मतलब होता है अंगूठी, तो वह कुछ इस प्रकार में होता है। तो रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड दो अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है, प्रत्येक तरफ एक एक। जैसा कि आप देखिए रिंग टोपोलॉजी, तो प्रत्येक जो नोड है, यह नोड इस तरफ से भी जुड़ा है और इस तरफ से भी जुड़ा है, लेकिन ये जो जिस शेप में जुड़ा होता है वह एक रिंग फॉर्म करता है, एक अंगूठी फॉर्म करता है। रिंग टोपोलॉजी में लिंक जो है मतलब डेटा यूनिडायरेक्शनल है, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में वह डेटा जो है वह ट्रैवल करेगा। यहाँ चौथे पॉइंट से हम लोग देखते हैं, इस प्रकार डेटा को केवल एक ही दिशा में दक्षिणावर्त या वामावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भेजा जा सकता है। तो डेटा जो है या तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में, या फिर वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा मतलब ट्रैवल करेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि जिधर से मर्जी उधर से। और हर एक नोड्स जो है दो नोड से कनेक्टेड होते हैं। तो यह रिंग टोपोलॉजी का एग्जांपल हो गया। अब इसका एडवांस वर्जन जो है वह मेश टोपोलॉजी है। तो मेश का मतलब क्या होता है, किसी तरीके की गड़बड़ी और मतलब अजीब तरीके से बेढंगा तरीके से अगर कोई चीज़ है तो उसे बोला जाता है मेश। तो मेश टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्किंग है जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इमेज के जरिए आप लोग देखिए, यह कंप्यूटर जो है वह सारे कंप्यूटर उस जो भी उस नेटवर्क पे होंगे सबसे वह कनेक्टेड है। मेश टोपोलॉजी में उपकरणों के बीच कनेक्शन बेतरतीब ढंग से होते हैं, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं होता है, सिस्टम नहीं होता। वह इससे भी जुड़ा हो सकता है, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी, मतलब जिस तरीके से उसको सुविधा लगता है उस तरीके से यह कनेक्टेड होता है। ऐसे नेटवर्क अधिक विश्वसनीय है क्योंकि भले ही कोई नोड खराब हो जाए तो यह अन्य नोड्स के बीच में डेटा के संचरण के रूप में मतलब विराम नहीं पहुंचता। हाँ, रिंग टोपोलॉजी में फिर से मैं भूल गया, इसमें अगर सपोज करिए कोई एक नोड खराब हो गया, अगर ये नोड खराब हो गया तो फिर डेटा जो है वह पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वह लाइन लिंक जो है वह पूरा खराब हो जाएगा। जैसे यह नोड खराब हो गया, इस नोड से लिंक जाना है तो यह लिंक जाएगा 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 जाएगा, और यह जो इस लिंक के पास पहुंचेगा, जैसे यह पहुंचेगा तो यह नोड तो खराब हो गया, इसके बाद वह आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन मेश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यह नोड जो है इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। अगर सपोज करिए ये नोड खराब हो गया तो वह इस नोड से इस नोड को इस्तेमाल कर पाएगा, इस नोड को इस्तेमाल कर पाएगा, इस नोड को इस्तेमाल कर पाएगा। तो यही है मेश टोपोलॉजी में। अब सबसे लास्ट में जो है ट्री या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यह एक पदानुक्रमित यानी कि हिरार्कियल का मतलब आप लोग जानते हैं, एक तरीके का फैमिली ट्री, एक वंश। एक सपोज करिए एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, हमारे घरों में अगर हम लोग फैमिली रिलेशन में देखें तो हिरार्की क्या हुआ, हमारा जो जनरेशन है हमारे से ऊपर कौन हो गया, हमारे फादर के जनरेशन, फिर उनसे ऊपर ग्रैंडफादर, उनके ऊपर ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से यह एक हिरार्की फॉर्म हो रहा है। तो ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी भी हिरार्कियल टोपोलॉजी है जिसमें कई शाखाएं होती हैं और प्रत्येक शाखा में या तो स्टार या रिंग और बस जैसी एक या अधिक बुनियादी टोपोलॉजी हो सकती है। तो यह बाकी सारे जो टोपोलॉजी हैं बस, स्टार, रिंग, उनका यह मिश्रण है। ऐसी टोपोलॉजी आमतौर पर वैन के रूप में देखी जा सकती हैं जहां कई लैन जुड़े होते हैं। वे लैन रिंग, बस या स्टार के रूप में हो सकते हैं। तो इसी इमेज के जरिए हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज करिए ये जो एक सेंट्रल लाइन है तो ये क्या हो गया, बस है। अब इस बस से एक स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क सेट किया गया है, यहाँ पे दूसरा स्टार हो सकता है, यहाँ पे एक रिंग रहता, लेकिन इसमें सारे जो हैं स्टार ही हैं। तो यहाँ रिंग भी हो सकता है, मेश भी हो सकता है, वह तो डिपेंड करता है, लेकिन यह एक लैन है। इस लैन के जरिए यह सेट किया गया है। फिर इसमें बस टोपोलॉजी भी हो गया, स्टार टोपोलॉजी भी हो गया, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाएगा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो चलिए यहाँ हमने टोपोलॉजी के सारे प्रकार देख लिए हैं, रिंग, बस, मेश, स्टार, हाइब्रिड। अब चलिए सबसे लास्ट का जो टॉपिक है यह छोटा सा है कि इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन या फिर अन्य जो भी हैंड हेल्ड डिवाइस है जो हम लोग हाथ में इस्तेमाल करते हैं के साथ
पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर आदि सहित कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है। ऐसा नहीं कि एक सीमित क्षेत्र का नेटवर्क है, वैश्विक मतलब दुनिया भर से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर, स्विच, गेटवे आदि भी शामिल होते हैं। अब इंटरनेट का अनुप्रयोग मतलब कि इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग किन-किन चीज़ों में करते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्ज़ाम्पल जो है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब का कि हम लोग पूरे दुनिया भर की चीज़ हम लोग एक जगह से बैठे हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए ही। और www जो है वह माध्यम है। जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट अपने ब्राउज़र पे खोलते हैं, जैसे गूगल ही हो गया, तो गूगल हमें लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं पहले www डॉट उसके बाद google.com करते हैं। तो ये सब थोड़ा-सा एडवांस चीज़ हो जाता है कि www क्या है, फिर बीच में google.com क्या है, फिर लास्ट में com क्या है। तो ये सब चीज़ थोड़ा एडवांस्ड होता है। इसे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पे भी मैं एक छोटा-सा लेक्चर ले आऊँगा। दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए यानी कि ईमेल भेजने के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है चैट, तो मतलब किसी से अगर बातचीत करना है तो इंटरनेट के ज़रिए चाहे वो वॉइस चैट हो गया या फिर वीडियो चैट हो गया या फिर मैसेज चैट हो गया। और सबसे लास्ट जो है वीओआईपी जिसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जो मोबाइल फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर पे वीडियो कॉल करते हैं या फिर आपका ऑडियो कॉल करते हैं, वह हो गया वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो चलिए यहाँ हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब एक और वीडियो रह गया जिसमें हम लोग साइबर सिक्योरिटी, जिसमें वायरस के प्रकार और साइबर सिक्योरिटी में क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी उसका मैं वीडियो ले आऊँगा। तो चलिए, थैंक यू गाइज़।